अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। इस्लामाबाद इस वक्त खूबसूरत तरीन दारुल खिलाफा बना है, दुनिया का खूबसूरत तरीन। इस्लामाबाद तो पहले भी बहुत खूबसूरत था, मगर इस खूबसूरती की वजह वो शंघाई कॉन्फ्रेंस है जिसमें सरबराहान ममलिकत और आला सतह के वफूद शरीक हो रहे हैं। इस शंघाई कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के लिए यकीनन ये एक एहसास की बात है और ख़ास तौर पे पड़ोसी मुल्क इंडिया के वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, चीन के वज़ीर आज़म मौजूद हैं, रूस का आला तरीन सतह का वफ़द भी पाकिस्तान में मौजूद है। तो बहुत सी नज़रें अब इस कॉन्फ्रेंस की तरफ लगी हैं क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हैं पाकिस्तान की साख भी, मुआशी साख भी और पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल भी आने वाले वक्तों के लिए। तो इसके हवाले से भी आज हम बात करेंगे। और फिर आज तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि 15 तारीख को जिस दिन कॉन्फ्रेंस है, यानी कल ही से कॉन्फ्रेंस की सरगर्मियां शुरू हो रही हैं और कल ही एहतजाज का ऐलान तहरीक इंसाफ ने कर रखा है। उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कैसे होगा। और जो उनका मुतालबा है वो भी कोई इतना बुरा मुतालबा नहीं है। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो PTI के लीडर हैं इमरान खान अडयाला जेल में, उन तक रसाई दी जाए, उनके डॉक्टर की या उनके किसी अजीज़ को मिलने की इजाज़त दी जाए, जिस पे फ़िलहाल अचानक ही बगैर कोई वजह बताए पाबंदी लगा दी गई है। और फिर आइनी तरमीम के हवाले से बड़ा हल्ला गुला है और जमीयत उलमा इस्लाम के जो लीडर हैं मौलाना फजलुर रहमान, उनकी तरफ से बड़ी दिलचस्प एक स्टेटमेंट आई है जिसके मुताबिक काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है और जिन तरामीम पे मौलाना फजलुर रहमान को जमीयत उलमा इस्लाम को एतराज़ था, वो तरामीम बकौल मौलाना साहब के वापस वो पीछे हट गए हैं उन तरामीम से हुकूमत वाले। तो ये अगर ऐसा है तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। और फिर हम देख रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं बड़े जोश व खरोश का मुजाहरा कर रहे हैं और उन्होंने आइनी तरमीम और वफाकी आइनी अदालत को बज़ाहिर एक अपने पीपल्स पार्टी की सियासी तारीख़ का एक बहुत पुरानी ख्वाहिश बना के रख दिया है। और आज भी उन्होंने कहा है कि ये अदालती निज़ाम नाकाम हो चुका है उनको इंसाफ देने के लिए। तो इसलिए जो निज़ाम इंसाफ है उसमें अगर बेहतरी लाने की ज़रूरत है तो सिर्फ जजों की तैनाती का तरीक़ाकार और वफाकी आइनी अदालत के क़याम से ही 25 करोड़ आवाम को इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा। ये बहरहाल उनकी एक मंतक है। और फिर नंबर गेम में कौन आगे है कौन पीछे है, आइनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत हुकूमत को मिलेगी या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। मेहमानों का तारफ़ कराता चलूँ। हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन किए हैं डॉक्टर शहज़ाद मनसूब अली जो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए ख़ारजा अमूर हैं, उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं हाफिज़ हम्दुल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप। और हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है अब्दुल कादर मंदोखेल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमर मुगल भी हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर शहज़ाद मुबारक हो आपको, आपके मेहमान आना शुरू हो गए हैं। क्या तवक्कुआत हैं इस कॉन्फ्रेंस से? ये ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की बारी थी और पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस होनी थी, तो ये कितना अहम है इस हुकूमत के लिए और हमारी मुस्तकबिल की मुआशी स्ट्रेटजी के लिए इस कॉन्फ्रेंस की कामयाबी? जी बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको अगर हम आलमी तनाजुर में देखें तो ये बहुत अहम है, इसलिए कि आपने देखा कि पिछले चंद साल के अंदर एक बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो रहा है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। और एक वो ग्रुप ऑफ कंट्रीज जिसको कि ग्लोबल साउथ कहा जाता है, वो एक अपनी प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जिसमें कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कह लें, ब्रिक्स कह लें, ये बहुत अहम होते जा रहे हैं इसलिए कि ये इस खित्ते के लिए अहमियत की हामिल हैं। और कोई भी हमने मुआशी तरक्की करनी है, हमने इक़्तिसादी तरक्की करनी है, हमने अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स अपने करने हैं, हमने क्लाइमेट चेंज जो कि इस वक्त के बर्निंग इशूज़ है इनके ऊपर अगर काम करने तो उसके लिए एक खित्ते का आपस में ताउन बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर ये चीज़ें नहीं हो सकती। इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक टर्निंग पॉइंट है और ये मुबारकबाद तमाम पाकिस्तानियों के लिए है कि हमें ये मौका मिला है कि हम होस्ट कर सके, स्पेशली क्योंकि 2022 के तकरीबन एंड में आप देखें कि पाकिस्तान के बारे में ये बातें होना शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान आइसोलेशन में जा रहा है, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक उससे नाराज़ हो रहे हैं, चाइना के सीपेक की वजह से थोड़ा दूर हो रहा है। उस चीज़ में से निकल के आज हम इतनी अहम अगर एक होस्ट कर रहे हैं तो ये हम सबके लिए बहुत अच्छी भी बात है और हम एक स्ट्रेटेजिकली
प्लान भी कर सकते हैं कि हमारे लिए बहुत सारे रोड्स, बहुत सारे पाथवेज खुल सकते हैं फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है। आमर मुगल साहब, आपने सुन लिया, शंघाई कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ा है पाकिस्तान का मुस्तकबिल, पाकिस्तान की साख भी। इसके बावजूद भी तहरीक इंसाफ की तरफ से कल इस्लामाबाद के डी चौक के ऊपर एहतजाज की जो कॉल दी गई है, इसकी क्या मंतक है और इस कॉल के हवाले से अभी तक क्या अपडेट है? जी, मेरे से पूछा आपने? जी जी, आमर मुगल साहब। जी देखें जी, शंघाई ताउन तंजीम की जो समिट हो रही है, कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो उसकी अहमियत अपनी जगह, और जिस तरह मेरी मोहतरम बहन ने शजरा मुनसब ने कहा है कि मुल्क के लिए, मुल्क के फ्यूचर के लिए इसका एक रोल है। अगरचे ये कोई बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग नहीं है, इसमें फर्स्ट ईयर की क़यादत शरीक नहीं हो रही, ना इसमें इंडिया के वज़ीर आज़म हैं, ना इसमें चाइना के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन बहरहाल उनकी नुमाइंदगी है। इंडिया से भी उनके कोई मिनिस्टर आए हुए हैं, चाइना के प्राइम मिनिस्टर आए हैं, तो इसकी अहमियत से तो हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन एहतजाज को इस गवर्नमेंट ने ज़बरदस्ती जोड़ दिया है इसके साथ। देखें, इमरान खान से आखिरी मुलाकात उनके लॉयर्स की और उनकी फैमिली की हुई 3 अक्टूबर को। 3 अक्टूबर के बाद आज 14 अक्टूबर, यानी कि 11 दिन गुजर चुके हैं। हमें नहीं पता कि पाकिस्तान के जो इस वक्त सबसे बड़े लीडर हैं, जिनको अवाम ने 8 फरवरी को मैंडेट दिया और उनका मैंडेट दिन दिहाड़े लूट लिया गया, वो किस हाल में है और उनके बारे में क्या सराहियां की जा रही हैं, मुख्तलिफ किस्म के प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। तो ये राइट बनता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का कि कम से कम उन्हें ये पता होना चाहिए कि उनका लीडर किस हाल में है। हमारा कोई बहुत बड़ा मुतालबा तो नहीं है, कोई बहुत बड़ी डिमांड तो नहीं है। हम इस एहतजाज को इस समिट के बाद ले जाने को तैयार हैं। हमें कोई इसमें दूसरी राय नहीं है कि हम इसको 16-17 के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर संजानी जलसा जो कि 22 अगस्त को हो रहा था, उसे मुलतवी करवाने के लिए आपने सुबह 7 बजे जेल के दरवाजे खोले, आजम स्वाति को लेके गए और जाके रिक्वेस्ट की इमरान खान से, तो आप आज क्यों नहीं इमरान खान से उसके लॉयर्स को मिलाना चाह रहे? आज क्यों नहीं उनकी फैमिली को उनसे मिलाना चाह रहे? इसका मतलब यह है कि दाल में कुछ काला है। और दूसरी बात, एहतजाज कब से गैर इखलाकी या गैर जमहूरी हो गया या गैर आईनी या गैर कानूनी हो गया? इखलाकियात के दायरे में रह के एहतजाज होता है। पुरअमन सियासी एहतजाज हर पाकिस्तानी का हक है, हर जमात का हक है। आप जबरदस्ती इसको रिलेट कर रहे हैं समिट के साथ। गवर्नमेंट इस अच्छा नहीं है। अच्छा, आमिर साहब, अभी लेटेस्ट क्या सूरत हाल है? फैमिली के किसी मेंबर को आमिर साहब, आपकी पार्टी ने आमिर साहब आपकी पार्टी ने क्या फैसला किया है? कोई अभी लेटेस्ट कोई डिसीजन हुआ है? कोई फैसले में तब्दीली हुई है? क्योंकि ये भी खबरें हैं। और मैं एक बार फिर आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो कल का एहतजाज है, अगर इन्होंने इमरान खान की मुलाकात ना करवाई तो हमारा एहतजाज बिल्कुल पुरअमन है और हम पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज का रिकॉर्ड करवाएंगे और दुनिया को बताएंगे कि किस तरीके से इस कौम के सबसे बड़े लीडर के साथ जुल्म किया जा रहा है। और अब ये इस हद तक आ गए हैं कि उसका कनेक्शन ही खत्म कर दिया है अवाम के साथ। अवाम को पता ही नहीं कि उनका लीडर के साथ। चलें ठीक है। हाफिज अब्दुल्ला साहब, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी अपील की है PTI से कि कल का एहतजाज मौखर कर दें, मगर आप नहीं समझते कि सब कुछ तो हुकूमत के हाथ में है? अगर हुकूमत चाहे तो चंद लम्हों में एक आध मुलाकात करवा दे डॉक्टर की या उनके करीबी अजीज़ की, तो ये एहतजाज तो ख़त्म हो जाएगा। ये कोई इतनी बड़ी या इतनी नामुमकिन शर्त तो नहीं है PTI की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब, बिल्कुल आपकी बात सही है। मौलाना साहब ने उस वक्त भी हुकूमत से भी अपील की और PTI से भी अपील की। जब 4 अक्टूबर से पहले PTI ने इस्लामाबाद आना था डी चौक, उस वक्त भी मौलाना साहब ने PTI से यह अपील की कि आप एहतजाज थोड़ी वक्त के लिए मौखर कर दें, और हुकूमत को उससे भी अपील की कि आपका जो रवैया है उसे भी थोड़ी नरमी लेके आएँ। लेकिन जब सूरत हाल आपने देख लिया, 4 को एक हैजान पैदा हुआ। अभी जो शंघाई इजलास यहाँ हो रहा है, जो पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ भी है और ऑनर भी है। पहली बार पाकिस्तान में ये शंघाई इजलास हो रहा है और 11 साल के बाद चीन का वज़ीर आज़म पाकिस्तान तशरीफ़ ला चुके हैं। और सबसे बुनियादी बात यह है कि भारतीय वज़ीर ख़ारिजा आ रहा है। तो इस सूरत हाल में मौलाना साहब ने फिर PTI से भी अपील की कि आप एहतजाज को मौखर कर दें, और साथ हुकूमत से भी अपील की कि आप मुलाकात करने की इजाज़त दें।
इस आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि तो अगर कौन जिम्मेदार कौन होगा अगर कोई मफाहमत नहीं होती? मैं यही कह रहा हूँ कि हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, इक़दाम वो उठाए, मस्बत इक़दाम पहले वो उठाए। एक मामूली सी बात है मुलाकात करने की, 2 बंदे जाके अपने बानी से, अपने PTI के कायद से, इमरान खान से मिलना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप बज़िद है तो आप खामखा हालात को ख़राब करना चाहते हैं। ये तो इतना बड़ा मसला नहीं है, ना कोई परेशानी है न इससे। यानी आप ख़ुद देखिए, एक तरफ है मुलाकात, दूसरी तरफ है एहतिजाज। हुकूमत समझते हैं कि एहतिजाज भी मुसीबत है और मुलाकात भी मुसीबत है, यानी हुकूमत ने अपने आप के लिए मुसीबतें बनाई हैं। इन 2 मुसीबतों के देखकर आपके लिए बेस्ट कौन सा मुसीबत है कि उसको आप अपने कंधों पे ले लें, तो वो मुलाकात है। आप मुलाकात करने दे, 1 घंटे 2 घंटे की मुलाकात होगी, शंघाई कॉन्फ्रेंस भी, मेहमान भी इज्जत से आएंगे, दोनों हो जाएंगे। मेरे ख्याल में मौलाना साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि वो एहतिजाज मौखर करे, लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि PTI वालों को मुलाकात करने का मौका दे, इसमें कोई कबात नहीं है। कोई कबात नहीं है। तो अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब, आपके राय में हुकूमत को फौरी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई इतना वक्त तो नहीं लगता। मोहसिन नकवी साहब ने किसकी मंजूरी लेनी है? वो खुद बाख्तियार वज़ीर दाखिला हैं, वो तो वज़ीर आज़म से भी उन्हें मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं। मतीउल्लाह जान साहब, अगर मैं आपकी इंट्रो पे अगर मुझे एक जुमला कहने दो। आपने फरमाया है कि पीपल्स पार्टी ने अदालती निज़ाम को ख्वाहिश बना के रखती है। हम उस तरफ आएंगे मंदोखेल साहब, अभी वो हम आगे बात करेंगे। सिर्फ ये बता दें, नहीं दो अभी इसको। जी नहीं आएंगे, हम उस तरफ भी आएंगे। मुख्तसरन ये बता दें कि आपके ख्याल में मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला जो हैं वो ये मुलाकात करवा सकते हैं या नहीं, अगर वो चाहें तो? देखिए, मोहसिन नकवी साहब और अली गंडापुर साहब एक सिक्के के 2 रुख हैं। ये दोनों जिस चाबी से चलते हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जहां वो एक दूसरे के ऊपर फायरिंग कर रहे थे, लाठीचार्ज कर रहे थे और आंसू गैस कर रहे थे, और फिर वो एक साथ उसके कहने पे, और इस एहतजाज का तो अली गंडापुर साहब खुद भी खिलाफ है। खुद हाफिज अब्दुल्ला साहब की पार्टी मौलाना साहब ने भी कहा कि आप मौखर कर दे, खुद जमात इस्लामी ने भी उनसे मुतालबा की है। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि एहतजाज आप जरूर कर रहे हैं, आप 17 कर दो, 18 कर दो। जहां आप कहते थे, एक तरफ मैं ये कहूंगा कि एक तो बिल्कुल आमिर मुगल साहब की इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि मुलाकात कराने में कोई अर्ज नहीं है। जैसे वैसे ही मोहसिन नकवी और अली गंडापुर के एक पेज पे है, तो ये मुलाकात कराना कोई मुश्किल काम नहीं है। और मुझे नहीं समझ में आ रही हुकूमत क्यों बजीद है, और ये जेल मैनुअल की भी खिलाफ है और एक कैदी का हक भी है। यहाँ तक तो मैं मुतफिक हूँ। लेकिन साथ साथ ये भी कहूंगा कि आमिर मुगल साहब की पार्टी हमेशा कहते थे कि हमारे लीडर के न कोई प्लेटलेट गिरे, ना उनका कोई दिल का मसला है, ना वो बाहर जाना चाहते हैं, वो बिल्कुल फिट है। अब अचानक ये प्रोपेगेंडा क्यों कर रहे हैं कि उनका सेहत खराब है वगैरह वगैरह, लोगों को इश्काल में क्यों ला रहे हैं? और वो भी एक 15 साल या 28 साल बाद जो एक आलमी कॉन्फ्रेंस हो रही है उस मौके पे, ये कल परसों छोड़ के अगले दिन भी कर सकते हैं। लेकिन साथ में दोनों बातें करूं कि कोई का बात नहीं है मुलाकात कराने में, और कोई का बात नहीं है 2 दिन बाद इसे एहतजाज करने में। मैं दोनों बात साथ साथ करूंगा, इतना बड़ा इशू नहीं है जिसे बनाया जा रहा है। चलें ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करते हैं। आईनी तरमीम के हवाले से बड़ी तेज़ी से कुछ पेशरफ्त हो रही है, और एक वक्फे के बाद आपको बताएंगे वो पेशरफ्त है क्या। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में बड़ी पेशरफ्त की खबरें हैं। मौलाना फजल रहमान सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम ने कुछ देर पहले ही आज बयान दिया है कि काफ़ी पेशरफ्त हो रही है हुकूमती टीम से मुज़ाकरात में। आज भी पार्लिमानी कमेटी का एक इजलास था, और मौलाना फजल रहमान क्या रहे हैं, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। काफ़ी अब हम आहंगी तकरीबन पैदा हो चुकी है, और जो चीज़ें हमने मुस्तरद की वो वापस हो चुकी हैं, और जो चीज़ें हमने मुतालबा की थी वो कबूल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो फिर भी कल 15 है इंशाअल्लाह। मैं कराची में कल बिलावल भुट्टो साहब से मिलूँगा, और फिर यहाँ से मैं सीधा लाहौर जाऊँगा, मैं मियां नवाज शरीफ साहब से भी मिलूँगा वहाँ पे। फिर मैं इस्लामाबाद जाऊँगा तो वहाँ पर PTI के साथ उनकी क़यादत जो मौजूद है उनसे बात करूँगा, और इस तरीके से एक इत्तिफाक़ राय पैदा करने की एक कोशिश है, ताकि मुल्क में कोई एक आइन की तरमीम की वजह से कोई हंगामा आराई ना हो, कोई इख्तलाफात ना हो।
अल्हम्दुलिल्लाह साहब, काफ़ी पेशरफ्त है। जो चीज़ें मुस्तरद की थी वो वापस हो चुकी हैं। क्या इससे मुराद वफाकी आइनी अदालत की तजवीज़ थी जो नून लीग की तरफ से शुरू में आई? क्योंकि बिलावल भुट्टो तो आज भी कह रहे हैं कि वो तो पीछे हटने वाले नहीं आइनी अदालत के हवाले से। देखिए मतीउल्लाह जान साहब, जहाँ तक मौलाना साहब ने जो मीडिया ठाक की है उससे तो यही समझ आता है कि जमीयत उलमा इस्लाम की राय ये थी। आपने देखा होगा हमारे मुसवदे को, पीपल्स पार्टी का मुसवदा भी आपके सामने होगा, PMLN का भी। हमारी तजवीज़ ये थी कि आइनी अदालत के बजाय एक आइनी बेंच होनी चाहिए। और क्योंकि एक तरफ आप 60,000 या 65,000 केसेस की बात करते हैं, वहाँ बोझ है अदालत पर, इसलिए आइनी अदालत अलहदा। वहाँ केसेस कितने आइनी अदालत के लिए? 176, 150। अब 150 केसेस के लिए एक आइनी अदालत पर 4 सूबों में आइनी अदालत है। तो बेहतरीन तरीका तो ये कि आइन के सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बेंच बनाया जाए, जब ज़रूरत पड़े वो बेंच मुतहर्रिक हो। अगर बात ये की जाती है कि यार 60-65 हज़ार पर वो मुतासर हो जाते हैं वो केसेस, तो फिर आप जजेस की तादाद में इजाफा करें। ये तो आपने बड़ी अच्छी मंतक दी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर आइनी अदालत पे इत्तफाक नहीं होता तो फिर मौलाना साहब ये इस पर मैं अभी बात नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कि मौलाना साहब ने आगे इसकी वजाहत नहीं की कि क्योंकि आपके ड्राफ्ट में तो आइनी अदालत नहीं है। हमारे ड्राफ्ट तो क्या मौलाना साहब भी मान सकते हैं आइनी अदालत के? ये मेरे ख्याल में बिलावल से मुलाकात, मियां नवाज शरीफ साहब से और PTI से मुलाकात करने के बाद जो मौक़िफ़ भी सामने आएगा फिर उस पर हम कुछ कह सकते हैं। लेकिन बुनियादी और उसूली मौक़िफ़ तो JUI का यही है कि आइनी अदालत के बजाय आइनी बेंच होनी चाहिए। और JUI की मदद के बगैर तो मुश्किल है। JUI की मदद के बगैर तो ये 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है, और 2/3 अक्सरियत हुकूमत के पास नहीं है। हुकूमत और उनकी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी अगर JUI के बगैर ही हुकूमत 2/3 अक्सरियत बना लेती है PTI के बंदों को तोड़ के, फिर तो मेरे ख्याल में फिर तो फ्लोर क्रॉसिंग उसमें आता है। उसमें तो ख़रीद फरोख्त का, जैसे कि मौलाना साहब ने जब 63A का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, मौलाना साहब ने इसका खैर मुकदम भी किया और साथ ये भी कहा कि ऐसा ना हो 63A पुरानी हालत में बहाल करके सेल का ज़रिया न बनाया जाए। अगर ख़रीद फरोख्त का ज़रिया बनाया जाता है, लोगों को ख़रीदा जाता है, फ्लोर क्रॉसिंग उसे ज़बरदस्ती या किसी और के ज़रिए करवाया जाता है। जैसे मैंने सुना है अभी टॉक शो में था कि सरदार अख्तर जान मेंगल के 2 सीनेटर्स हैं, उसको डराया भी जा रहा है, धमकाया भी जा रहा है कि आपने तरमीम को वोट करना है, उनकी हमायत करनी है। अगर इस तरीके से आप तरमीम पास करना है, मेरे ख्याल में फिर उस तरमीम की कोई हैसियत ही नहीं है। ठीक है। सरदार अख्तर जान मेंगल साहब के हवाले से, उनकी पार्टी के हवाले से एक सोशल मीडिया पे हामिद मीर साहब ने भी एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने सवाल उठाया है कि अख्तर मेंगल साहब के सेनेटर्स को कौन डरा धमका रहा है। और साजिद तरीन एडवोकेट हैं, उनका एक ट्वीट थी कि लापता अफराद का मामला ताहल हल नहीं हुआ, हमारे 2 सेनेटर्स को मुसलसल डराया धमकाया जा रहा है आइनी अदालती बिल के हक़ में वोट देने के लिए, लेकिन BNP सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम के मफाद में फ़ैसला करेगी। ये साजिद तरीन एडवोकेट साहब। देखिए ना, साजिद तरीन साहब तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उससे पहले सदर अख्तर जान ने भी कहा कि हमारे 2 सेनेटर्स को डराया धमकाया जा रहा है। कौन डराता है? हुकूमत की तो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो किसी को डराया, या वो तो खुद डरी हुई है हुकूमत। अदब के साथ नाराज़ ना हो, हमारे दोस्त है, अहबाब है। डराने वाले कौन है? आप तो नहीं डरते ना? मैं एक बात हमारे बारे में ये, मैं ज़ात की बारे की बात भी कर सकता हूँ, पार्टी के बारे, क्योंकि पार्टी अगर डरती होती तो रात के तारीकी में सिया थैले में इतवार की रात असम्बली से तरमीम पास कराना, जो वज़ीर क़ानून को ख़ुद पता नहीं था कि तरमीम में क्या है, मुसवदे में क्या है। जमीयत उलमा इस्लाम ने अक्सर उस मुसवदे को मुस्तरद किया। नहीं, ये सिया थैले की क्या बात है, रात की तारीकी की, और फिर इसमें खौफ क्या था? कोई थैला आया था तो थैले में कोई बंदा तो नहीं? डॉक्टर साहिबा बता सकती है ना कि रात के तारीकी में खुफिया इदारों ने भी रब्ता किया। कौन सी खौफ तारी थी आप पर? यानी मजबूरी क्या थी कि आप रातों रात? देखिए मतीउल्लाह जान साहब, जो इब्तिदा में मुसवदा लाया गया, आइन के 280 आर्टिकल है, 20% आइन में तरमीम लाना चाहते थे। अच्छा। अब 20% आइन में 20% आइन में आप तरमीम लाना चाहते हैं, और वो भी इतवार की रात, आनन फ़आनन,
और एक ही घंटे में, और किसी MNAs को, किसी पार्टी के MNAs को, खुद वजीर कानून को भी पता नहीं है कि मसवदे में क्या है। अब ये तो हुकूमत जवाब दे सकती है कि क्या मजबूरी थी। चलो जी, अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब हुकूमत में हैं भी और नहीं भी। मंदोखेल साहब कोई इस हवाले से आप क्या जवाब देंगे, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब ने तो कह दिया है कि जिन तजावीज़ को उन्होंने मुस्तरद किया था हुकूमत उनसे पीछे हट रही है, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज जो तकरीर की है कराची में एक तकरीब में, पहले वो आपको सुनाते हैं फिर आपसे बात करते हैं। इंसाफ के निज़ाम नहीं, वो नाइंसाफ़ी का निज़ाम है। आप चाहते हैं कि हम बस कहे मलोट ऐसे जैसे है ऐसे चलते रहे, ऐसे तो नहीं हो सकता। जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाई थी उसने वो हमें रास्ता दिखा रही है। अगर आपको इंसाफ चाहिए तो आपको बराबर की बुनियादों पे नुमाइंदगी मिलना पड़ेगा। जितने जजेस पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखे उतना ही जजेस पंजाब से ताल्लुक़ रखे, उतना ही जजेस सिंध से ताल्लुक़ रखे, उतना ही जजेस बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखे। आम अदालत के साथ साथ आपको एक मखसूस अदालत चाहिए जिसका सिर्फ ये काम हो कि इस मुल्क के अवाम के जमहूरी हकूक़, बुनियादी हकूक़, आइनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे और कोई काम ना हो। उसके लिए एक वफाकी आइनी अदालत और साथ साथ जो तरीक़ेकार है अपने जुडिशरी का अपॉइंटमेंट का प्रोसेस करना। ये दो हमारे मुतालबात हैं। जो लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं पीछे हटूं, मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि तू पीछे हटे। तो ये किनको कह रहे हैं कि तुम पीछे हटो? और ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मंदोखेल साहब ये किसके खिलाफ था? ये जजों के खिलाफ था? देखिए, आप जब इफ्तिखार चौधरी के वक्त से लेके और पिछले साकिब निसार तक जो अदलिया ने सुप्रीम कोर्ट चला है, आप खुद कोर्ट रिपोर्टिंग करते हो, ऐसे तो कोई थानेदार थाने भी नहीं चलाते जिस तरह वो अदलिया चला रहे थे। देखिए, मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ पिछले 30 साल से, मुझे एक एक चीज का पता है। आप जो इंट्रो में बता रहे थे कि पीपल्स पार्टी ने अदालती निजाम ख्वाहिश बना के, यकीनन हमारी ख्वाहिश है, यकीनन हम चाहते हैं। और आप उसके याद रखें उसकी हिटलर के जमाने में आप देख रहे जो वज़ीर आज़म बरतानिया, तो उसने क्या कहा कि इंसाफ का तो चल सकता है, ये हजरत अली करमुल्लाह का कौल है। उसने ये कहा कि रिपोर्टर से कि ये बताओ कल सुबह जो है ना वो आएगा कब्जा करेगा हिटलर, उन्होंने कहा ये बताओ हमारी अदालती निजाम सही चल रहा है, लोगों को इंसाफ मिल रहा है। जब इनको बताया गया कि हाँ चीज कहा कि उस मुल्क को कोई शिकस्त नहीं दे सकता है, उस कौम को जिसको इंसाफ मिल रहा है, क्या आप खुद दिल पे हाथ रख के बताते इंसाफ इन्हीं अदालतों से मिल रहा है? मोहतरम हाफिज साहब बता रहे हैं कि 176 और या 150 आईनी मुकदमात है। मंदोखेल साहब आप ये बताएं कि आपने जो हिटलर की मिसाल दी, तो आप हिटलर किसको बोल रहे हैं? मैं हिटलर इफ्तिखार चौधरी को बोल रहा हूँ। अच्छा। मैं हिटलर जस्टिस उसको बोल रहा हूँ, साकिब निसार को बोल रहा हूँ। अच्छा। मैं हिटलर उसको बोल रहा हूँ, क्या जस्टिस गुजार को बोल रहा हूँ, जिसने एक अपना घर उसका नेस्ला टावर के बराबर में था और बम से उड़ाने की उसने अहकाम जारी की है, तो हिटलर वो क्या होता है? नहीं, वो बारूदी मवाद की बात हुई थी। बट एनीवे, मंदोखेल साहब, ये सारा गुस्सा बिलावल साहब का भी जजों पे ही उतरता है, मगर जो इन जजों को इस्तेमाल कर रहा था उसके बारे में बात क्यों नहीं की जाती? ड्रामे करते थे। नहीं, जजों को जो इस्तेमाल कर रहा था उसके बारे में बात क्यों नहीं करते आप लोग? मुशर्रफ कर रहा था, डिक्टेटर कर रहा था, हमने कब इस्तेमाल किया? नहीं तो मुशर्रफ के बाद भी कोई आए थे ना, उनका नाम क्यों नहीं लेते आप? और आपने साकिब निसार का आपने सारे जजों का नाम लिया। आप कितनी बार मंदोखेल साहब आप कितनी बार हुकूमत में आए? मंदोखेल साहब आप कितनी बार हुकूमत में आए? आपने क्या कर लिया इफ्तिखार चौधरी का, साकिब निसार का, जिनके आज आप नाम ले रहे हैं बार बार? क्या आपने कटारे में उन्हें खड़ा किया? उनका तो आप कुछ बिगाड़ नहीं सके। और अब जो जजेस हैं आप उनको पनिश करना चाह रहे हैं उनके मखसूस नशस्तों वाले फैसले की वजह से। आप मुझे एक बात बता देना, आप मुझे बताओ कि पाकिस्तान में ऐसी कौन से कानून या कोर्ट है जो जजों को जो ना सजा दे सके? आर्टिकल 209 है, हजारों की एप्लीकेशन पड़ी हुई है, जज ने खुद ही फैसला करना है अपने खिलाफ, क्या करेगा? जज फारिग नहीं हुए, कानून है, जज फारिग नहीं हुए। मतीउल्लाह जान साहब आपसे बेहतर 209 में जज फारिग नहीं हुए, तो कानून ऐसे ही है कि जज फारिग हुए, जज से मुजाहिर नकवी फारिग हुए।
नहीं हुए, जब से मुजाहिद नकवी फारग नहीं हुए जुडिशल काउंसिल से। एक शख्स ने अरबों रुपए लूट। साहब के रहनुमा अहमद मुगल, उनसे भी बात करेंगे। वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। अहमद मुगल साहब, पीटीआई कहाँ खड़ी है आइनी अदालत और ये आइनी पैकेज के हवाले से? बज़ाहिर तो जब ये बिल टेबल होगा तो पीटीआई तो असम्बली में नहीं होगी, तो क्या सूरत हाल है? किस किस्म के दबाव का शिकार है पीटीआई, और आपके बंदे जो हैं आपके काबू में हैं या नहीं हैं? क्योंकि एक अंदाज़ा ये है कि आप लोगों के जब तक कुछ बंदे टूटेंगे नहीं तो ये 2/3 अक्सरियत पूरी नहीं होगी हुकूमत की। तो क्या सूरत हाल है आपके पार्टी में? देखें जी, सबसे पहले तो इसके 2-3 पहलू हैं आईनी तरामीम के। एक पहलू तो इसका ये है कि क्या मौजूदा असम्बली और जो मौजूदा गवर्नमेंट है और इसकी जो 2-3 बड़ी पार्टियां हैं इस वक्त, नून लीग, पीपल पार्टी और MQM, क्या इनके पास वाकई मैंडेट मौजूद है कि आइन में तरामीम कर सकें या सादी कानून साजी भी कर सकें? तो इसका जवाब है नो। इन्होंने तहरीक इंसाफ का मैंडेट लूटा है और तहरीक इंसाफ का मैंडेट लूट के ये गवर्नमेंट पे काबिज हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट की मदद से, बंदूक की नोक पे दिन दिहाड़े इन्होंने हमारा मैंडेट लूटा है। तो इनके पास कोई इखलाकी, सियासी, जमहूरी, आईनी, कानूनी कोई इनके पास राइट नहीं है कि ये कानून में तरामीम कर सके, आइन में तरामीम कर सके या कोई नई कानून साजी या आइन साजी कर सके। एक तो इसका पहलू ये है। अब आए दूसरी तरफ, जैसे कैसे भी इन्होंने हमारा मैंडेट लूटा, इन्होंने गवर्नमेंट बना ली, उसके बावजूद इनके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। अब उसके लिए अभी कादर मंदो खेल साहब जो हैं वो कल एक प्रोग्राम में ये साकिब निसार को, जस्टिस गुलजार को दज्जाल कह रहे थे, आज भी ये बहुत बुरा कह रहे हैं सबका चीफ जस्टिस को। तो क्या मौजूदा चीफ जस्टिस के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो बकौल असद तूर के 1122 का किरदार अदा करते हैं। जब भी नून लीग को या गवर्नमेंट को जरूरत होती है वो अपनी अदालत लगा के बैठ जाते हैं और इनको रेस्क्यू करते हैं। जब ये उन्होंने देखा कि तमाम तर जुल्म सितम के बावजूद ये इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे, उन्होंने अदालत लगाई और हमसे बला छीन लिया। हम उनके पास गए कि आप हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दें, उन्होंने इनकार कर दिया। जब उन्होंने देखा 14 और 15 सितंबर को कि ये अपने बंदे पूरे नहीं कर सके और उसमें बड़ा तारीखी रोल था मौलाना फजल रहमान का, उन्होंने इनका साथ नहीं दिया। हमारे तो उन्होंने काफी सारे MNA अगवा किए हुए थे। तो जब काजी साहब ने महसूस किया कि ये तो बंदे पूरे नहीं हो रहे, उन्होंने फिर अदालत लगाई और 63A का कानून जो है उसको रिव्यू कर दिया और इजाजत दे दी कि जाओ अगवा करो तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, इनके MNAs और सेनेटर्स को अगवा करो और जाके अपनी आमिर साहब इजाजत तो नहीं दी, उन्होंने तो अपना एक अदालती फैसला सुनाया। मकसद ये है कि मेरी तहरीक इंसाफ का तो ये मौकफ है कि मौजूदा जो भी गवर्नमेंट है, जो भी रजीम है, इनका कोई इनके पास कोई राइट ही नहीं है आइन साजी का। और दूसरी बात, अब करना क्या चाह रहे हैं ये देखिए ना, बड़े खूबसूरत गलाफ पहना रहे हैं अब्दुल कादर मंदोखेल साहब इसको और बिलावल भुट्टो साहब इसको कि जी कौम के लिए हो रही है, जजेस बड़ा जुल्म करते हैं। ओ भाई, आप करने क्या जा रहे हैं? आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक आईनी अदालत के नाम पे एक गैर आईनी अदालत बनाना चाह रहे हैं जिसके चीफ जस्टिस को जो है वो डमी और नाजायज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपॉइंट करेगा और उसके साथ जो बाकी जजेस हैं वो भी अपॉइंट करेगा। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि एक अदालत जो आप बंदूक की नोक पे हमारे अरकान को डरा के, धमका के, उनको खरीद के, आपके सामने क्या हुआ? रियाज फतेहाना के बेटे को उठाया नहीं उठाया? आपके सामने हमारा जो सरगोदा का MNA है शफकत अब्बास अवान एडवोकेट, क्या उसके घर जाके इन्होंने जो कुछ किया? अभी परसों इन्होंने इस्लामाबाद F7 में जो मंडी बहुद्दीन से MNA है चौधरी इम्तियाज साहब, उनके मुलाजमीन को आके जो मारा पीटा, जो उनका हशर किया। तो ये सारा इनको फैसिलिटेट जो मौजूदा दौर के चीफ जस्टिस हैं ये इनको कर रहे हैं। तो ये इसको कोई एक जी ये आपका तो आप इल्जाम लगा ही रहे हैं चीफ जस्टिस पे। अब ये बताएं कि आपके बंदे कितने आपसे राब्ते में हैं? कोई बंदे गायब भी हैं आपके, और किन पे आपको शक है कि वो आपके राब्ते से निकल गए? मेरे ख्याल में जी अभी तक तो कोई ऐसा हमारे पास कोई फिगर नहीं है। अभी तक तो हमारे MNA और सेनेटर हजरात जो हैं वो महफूज हैं। लेकिन देखिए ये सरेआम हो रहा है, ये दिन दिहाड़े हो रहा है। क्या अभी आपने खुद बताया, साजिद तरीन साहब ने क्या बताया कि उनके सेनेटर्स को कैसे डराया धमकाया जा रहा है। इससे पहले अख्तर मेगल साहब ने खुद ये स्टेटमेंट दी थी। तो ये सारा सिस्टम, सारा निजाम अगर ये इस तरह जुल्म करके बंदूक की नोक पे हमारे मैंडेट को लूट के आईनी तरामीम कर भी लेते हैं, इसकी औकात हैसियत क्या होगी? इसको तस्लीम कौन करेगा? और जो जुल्म ये करने जा रहे हैं
कि आप आमिर मुगल को अगवा कर लें और नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे, और उस पे आपको तो किसी ने नहीं अगवा किया मुगल साहब, आपको तो किसी ने नहीं अगवा किया। आप तो इंटरव्यू दे रहे हैं, आप तो कोई मसला तो नहीं। मैं मिसाल दे रहा हूँ ना, मैं मिसाल दे रहा हूँ। अच्छा, अब्दुल्ला जान को अगवा कर सकते हैं, किसी को अब्दुल कादर मंदोखेल को अगवा कर सकते हैं। चले मंदोखेल साहब से पूछ लेते हैं। मंदोखेल साहब आप भी मिसालें देते हैं तारीख से। मंदोखेल साहब आप भी तारीख से मिसालें देते हैं। बिलावल भुट्टो भी कभी कायद आज़म की मिसाल देते हैं, कभी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की मिसाल देते हैं। तो आप ये बताएं कि बंदे तोड़ के अगवा करके, ये जो खबरें भी आ रही हैं, इतलात भी आ रही हैं, अगर ये आईनी तरमीम की जाती हैं तो क्या कायद आज़म ने 1931 में वफाकी आईनी अदालत बनाने का ये तरीका बताया था बिलावल भुट्टो साहब को? जी मतिल साहब, एक मिनट मुझे पहले दे। हम हफीज अब्दुल्ला साहब ने जो फरमाया ना कि सुबह को इतने ख्याल है तो 4 आर्मी चीफ बना लो, 4 चीफ जस्टिस बना लो वगैरह वगैरह। मैं इनकी खिदमत करो। मेरे ओरिजिनली ताल्लुक बलूचिस्तान ट्राइबल एरिया ज़ोब से है। बलूचिस्तान में जो कुछ मिला है तो वो पीपल्स पार्टी के दौर में, चाहे बलूचिस्तान पैकेज के नाम से हो, चाहे वहां किसी और। हाफिज अब्दुल्ला साहब की पार्टी पिछले 35 साल में हर हुकूमत के साथ जुड़ी थी। बदकिस्मती से पिछले 8 महीने से ये हुकूमत से बाहर है। नंबर 1 बात। और ये आपके साथ भी रहे रहे ना, मैं तो कह रहा हूँ ना 35 साल से। और दूसरी बात ये कि वहां बलूचिस्तान में ये जो बातें कर रहे हैं, ये तो 4 मुल्क बनाने की बातें कर रहा है। दूसरी बात जो मोहतरम मुगल साहब फरमा रहे 63A का, मतिउल्लाह जान साहब आपसे बेहतर कौन जानता है? ये बताओ कि हमजा शहबाज की हुकूमत गिराने के लिए सदारती रेफरेंस भेजा अपनी मनपसंद जजों के पास, उन्होंने 63A का अपने तरफ से तशरीह कर दिया। यानी 63A जो ओरिजिनल हालात में था, इन जजों ने उसको मसख करके और पीटीआई की को फायदा देके और हमजा शहबाज की हुकूमत गिराई। ये आप गवाह इस बात के। दूसरी बात ये फरमा रहे कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक और अदालत लगाई जाए। आपको किसने बोला? आज भी शरीय वफाकी शरीय अदालत मौजूद है। आज भी आपको होता है बीबी शहीद के दौर में उस वक्त की चीफ जस्टिस शरीयत कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मेरे अंडर है क्योंकि मैं इस्लामी मुल्क पाकिस्तान का शरीयत कोर्ट का चीफ जस्टिस हूं। याद है आपको? फिर इस्तीफा देना पड़ा उनको। अच्छा, दूसरी बात की कि रियाज फतियाना साहब की बात ये कर रहे हैं। रियाज फतियाना साहब खुद मेरे कुलीग रहे पिछली असेंबली में। उन्होंने कहा मैं तो पीटीआई का टिकट लेने जा रहा था, एस्टेब्लिशमेंट ने बोला कि आप इनका टिकट मैं तो खुद अपनी वजाहत करेंगे ना, वो आपकी पार्टी में तो नहीं है ना वो, फिलहाल वो आपकी पार्टी में नहीं है ना फिलहाल। तो आप ये बताएं कि बिलावल भुट्टो जो कायद आज़म की मिसाल देते हैं, तो कायद आज़म ने पीटीआई के बंदे तोड़ के आईनी तरमीम करने के लिए कहा था 1931 में। हमने तोड़े नहीं तो अभी क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है आपके ख्याल में? बंदे तोड़े बगैर 2 ताई अक्सरियत है आपके पास? 2 ताई अक्सरियत है आपके पास? आप वो एंकर हो जो आप खुद समझ लो, आप एक वकील की तरह आप कोर्ट रिपोर्टिंग करते हो सुप्रीम कोर्ट में। आप मुझे बता दो कि जो चीज इन्होंने की है अपने दौर में जर्नल फेज गैंगस्टर के साथ मिलके, क्या ऐसा पाकिस्तान में कायद आज़म ने ख्वाब देखा था? क्या अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था ऐसे गैंगस्टर की जो आरटीएस सिस्टम बिठा के इनको पाकिस्तान पे मुसल्लत किया है? वो कायद आज़म की मिसाल वो नहीं दे रहे, कायद आज़म की मिसाल तो आप दे रहे हैं। कायद आज़म की मिसाल तो बिलावल भुट्टो दे रहे हैं। आप बताएं ना कि बंदे पीटीआई के तोड़ के आईनी तरमीम करने के लिए कहा था कायद आज़म ने। मतिउल्लाह जान साहब, आपको भी अच्छी तरह पता है, आप खामखा बात को किसी और तरफ मोड़ने की कोशिश करो। बिलावल भुट्टो साहब जो कुछ कर रहे हैं वो ऐन पाकिस्तान की और इंसाफ के तकाज़ों में तकाज़ों के मुताबिक है। बेशक यही बात है। जिसके नाना को इसी सुप्रीम कोर्ट ने झूठे केस में जिनकी मां को कातिलों ने जो ना, अब आप बताएं आपके नजदीक जो आपकी हुकूमत करने जा रही है, तो आपके ख्याल में ये पीटीआई के बंदे तोड़ के आईनी तरमीम उसके बगैर तो देखिए, एक तो पहली बात जो मेरे भाई आमिर मुगल साहब ने की कि मैंडेट की बातें करते हैं। क्या तमाम मुल्क में गलत इलेक्शन हुए और केपी में सही हो गए? वही इलेक्शन कमीशन है जिसने हर जगह कराया। बात यह कि इनको आदत है 2018 के इलेक्शन की, जब ये खुद तारीख के सबसे ज्यादा धांधली ज़्यादा इलेक्शन करके आए थे। इनका ख्याल है शायद तमाम हुकूमतें इसी तरह बनती हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता। 2018 था, वो गुजर गया। ना ही उस तरह के इनको सहूलतकार जजेस अब मिल सकते हैं। इन्होंने चीफ जस्टिस के बारे में इस तरह के इल्जाम लगाए, मैं समझती हूँ वो मुनासिब नहीं।
नहीं है, इनको वही जजेस की आदत है जो पनामा के तरह के फैसले दें, जो 63A की तरह रीराइट करे आइन को, तो फिर ये खुश हैं। अगर कोई जज सही फैसला देगा तो ये उसके पीछे पड़ जाएंगे। तो बात ये, हम इनके कोई बंदे नहीं तोड़े। जो बंदे हमारे साथ आएंगे वो आज़ाद हैं, उन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा और उन्होंने आज़ाद हैसियत से अब अपना फैसला करेंगे और आज़ाद हैसियत से वो हमारे साथ आएंगे। और उसके बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि मौलाना की जमात और मजीद जमातें भी आएंगी और 2/3 मेजॉरिटी इंशाल्लाह हमें जल्दी हासिल हो जाए। अगर मौलाना की ना आई तो फिर भी 2 पूरी कर लेंगे इंशाल्लाह। आज़ाद लोग, आज़ाद ही आज़ाद है, और वो तो बहुत ही ज़्यादा आज़ाद है। इतना आज़ाद तो शायद हमारा मुल्क नहीं, जितने PTI के वो MNA आज़ाद हैं, जिनको ये आज़ाद करार देनी है सुप्रीम कोर्ट उनको PTI का MNA करार दिया जा चुका है। इन तमाम आज़ाद उम्मीदवारों को मखसूस नशस्तों के सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले में, जिस पर अभी मुकम्मल तौर पर अमल होना बाकी है। 12 सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।